Welcome class 11. Today we are going to talk about a very new unit, that is unit 3rd chapter 5 force and laws of motion. और since I'm going pretty slow because कई सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, तो स्कूल क्योंकि खुलने वाला है तो we can cover everything. Now अब जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का मैंने आपको जैसे पहले ही बोला है, कुछ राइटर्स भी भेजे थे मैंने कि यू हैव टू लर्न एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9 की चीज़ें आप लोग को पढ़ करके तो आनी ही आनी है. अगर उतना भी नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है फिर साइंस लेने से, अभी भी आप छोड़ सकते हो. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है कि फोर्स हमारा जो है वो हमने पढ़ा है बचपन में, पुश और पुल. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो मोशन में होता है या तो रेस्ट में होता है. तो अगर उनको रेस्ट से उसको मोशन में लाना है तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए, और अगर मोशन में उसको रेस्ट पे लाना है उसके लिए भी फोर्स चाहिए. राइट, एक्सटर्नल फोर्स हमें जरूरत है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्स. चलो, फोर्स की वजह से होता क्या है, एक तो आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हो. दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करना मतलब उसको रोक सकते हो, उसको ज़्यादा स्पीड दे सकते हो. दूसरी चीज, आप उस मोशन का मतलब कोई बॉडी अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसको आप फोर्स लगा के दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो. यानी कि आप मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स. ओके, और तीसरी चीज, फोर्स को अप्लाई करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर दो, जैसे कि बलून या फिर रबर की बॉल. उसको आप बहुत कॉन्स्टेंटली अगर फोर्स लगाओगे आड़े तिरछे तरीके से, तो क्या होगा उसमें, वो उसके शेप को चेंज कर देगा. ठीक, तो एरिस्टोटल एक फिजिसिस्ट थे. ठीक है, बहुत ही पहले की कहानी है ये, मतलब 384 BC के, बिफोर क्राइस्ट. तो उन्होंने बेसिकली ये ग्रीक एक फिलोसोफर थे, मतलब उस समय तो फिजिसिस्ट या फिर मैथमेटिशियन नहीं बोला जाता था, तो फिलोसोफर बोलते थे, जो कि एक टॉपिक के बारे में कई सारी रिसर्च करते रहते थे. तो इन्होंने बोला था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या बोला था, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यानी कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको मूव कराने के लिए एक नेसेसरी फोर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, फोर्स जरूरत है. ठीक, ओके. उसके बाद आया गैलीलियो. उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने निकाला लॉ ऑफ इनर्शिया. तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि एक बॉल को स्लोप से, इंक्लाइंड स्लोप से रोल करा दिया था. तो बॉल जब नीचे जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उसकी स्पीड तो इंक्रीज होती जा रही है. ठीक, और जैसे आपने देखा है स्केटबोर्ड में, स्केटबोर्ड लोग कैसे करते हैं, इस तरीके का एक ट्रैक होता है. मैं बना देता हूँ आप लोगों के सामने. कुछ इस तरीके का ऐसा ट्रैक होता है, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊँ, रफ एक बनाता हूँ, इस तरीके का एक ट्रैक होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इंसान स्केटबोर्ड लेके ऐसे आता है, फिर ऐसे स्पीड बढ़ती है, फिर यहाँ जाता है, फिर स्पीड धीरे धीरे रुकती है, फिर वो उछल के फिर यहाँ पे आता है, फिर ऐसे ऐसे होता है. तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से मतलब उन्होंने बॉल को रोल कराया था यहाँ पे. ठीक है, ऐसे जगह पे उन्होंने एक बॉल को रोल कराया था. वो इधर जा रही थी, इसकी स्पीड बढ़ रही थी, फिर इधर जा रही थी, फिर जब यहाँ चढ़ रही थी उसकी स्पीड धीमी होती जा रही थी, एंड अगेन वो पीछे आके ऐसे 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 ऐसे, तो ये सिलसिला चल रहा था. तो गैलीलियो ने इसकी स्टडी करी और बताया कि उन्होंने मतलब 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया. ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन से डाउनवर्ड, यानी कि स्लोप से नीचे उतर रहा है जब, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है. और जब वो एक स्लोप पे चढ़ाई कर रहा है उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. ठीक, तो दोनों ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये एक कंक्लूजन निकाला कि अगर अगर स्लोप आपका प्लेन हुआ, ना कि चढ़ाई है ना कि यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सिंपल ऐसे प्लेन हुआ, अगर सपोज कर लो, ठीक है, इसको उठा के अगर हम यहाँ पे ले आए ऐसा, अगर बॉल यहाँ पे, तो ना ही अब इसमें इंक्लाइंड है, ना ही चढ़ाई है, ना ही मतलब नीचे ढलान है. ठीक, तो अब क्या हो रहा है, इस पे ना तो एक्सेलरेशन आएगा ना ही रिटार्डेशन होगा. अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, अगर ये बात भी बतानी पड़े तो 11th छोड़ दो, साइंस मत लो. ठीक, क्योंकि 9th की चीज़ें हैं सब, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं 9th की चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, ये मान के चलूंगा कि ऑल आर आइडियल स्टूडेंट और 9th की सारी चीज़ें तुम लोग को पता है. ठीक, तो अगर पता है, इंटरेस्ट है, तभी साइंस लिए हो. घर वालों के दबाव में आके अगर साइंस लिया है तो भाई अलग बात है, पर अगर इंटरेस्ट से अपने साइंस लिया है तो इंटरेस्टिंगली पढ़ो भी. सो ओके, तो ना ही इनके में एक्सेलरेशन होगा ना ही डिसेलरेशन होगा, यानी कि ना ही रिटार्डेशन होगा. चलो, इतनी बातें क्लियर है हमारी.
उसके बाद इन्होंने एक अच्छा सा पेंडुलम वेंडुलम वाला भी एक्सपेरिमेंट बताया। कुल मिला करके इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। क्या दिया? इन्होंने 3 तरीके के इनर्शिया बताया। ठीक है, एक बताया, पहले तो इनर्शिया जान लो क्या होता है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो कि जब वो मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना होगा, और जब वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है। यानी कि इनर्शिया का सिंपल डेफिनेशन तो बुक पे आपको इंग्लिश की मिल जाएगी आराम से, बट उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जबकि मोशन में है वो मोशन में रहना ही पसंद करेगी, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना ही पसंद करेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब लिखना चालू करूँ, नोट्स आप लोग अकॉर्डिंगली बना लेना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर अपने रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग, जैसा भी। तो इनर्शिया बेसिकली है क्या? ठीक है, तो इफ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल स्टेज इन मोशन until unless कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। अब आप लोग कह रहे हो कि सर ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही तो इनर्शिया निकल के आया है ना। ठीक है, तो इफ अ बॉडी देन इट विल बी, या फिर मैं इसकी अगर एक बुकिश अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, समझ में तो आएगा। कोई बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी, अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जब तक उस पर इंटरनल या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ताकि वो उसको चेंज कर दे। देखो, फोर्स का मतलब ही क्या? किसी चीज पे दबाव डालना, फोर्स करना। अरे चलो यहाँ पे जैसे घूमने चलना है, तुम्हारा दोस्त नहीं जा रहा, अब तुम उसको फोर्स करोगे, अरे चलो यार घूम के आते हैं ना, चलो भाई चलो, फोर्स कर दोगे, बिल्कुल जिद कर दोगे। तो उसको हम फोर्स का एक नॉर्मल इंग्लिश में भी यूज करते हैं इस वर्ड को, और इसकी साइंटिफिक मीनिंग क्या है वो तो आपको पता ही है, एक पुश या फिर पुल, किसी भी तरीके का। सो एन इनर्शिया इज एन property of a material body by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or uniform motion। ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं करेगा। ओके, सो नाउ 3 तरीके के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों में डिफरेंस क्या है मैं ये बता देता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि बॉडी विल रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है। अगर एक बॉडी की टेंडेंसी है रेस्ट पे रहने की, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी, और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन आपका होता है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। और ये सारी चीज़ें कब कही जा रही हैं? ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं जब हम एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सबको इन डिस्क्लूड करके, एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सबको बाहर रख के बात कर रहे हैं। अभी ये सब चीज़ नहीं एक्ट हो रही है, ये थ्योरेटिकली हम मान के चले। तो पहला क्या है हमारा? पहला टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ इन inertia of rest, ऑफ इनर्शिया की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, इसको सही कर लो। ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। देन आपका सेकंड में हमने क्या जाना? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और लास्टली हम क्या जानेंगे किसके बारे में? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। ठीक है, फोर्स की बात तो बाद में आ रही है, ये तो इनर्शिया हो गया। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? मोशन की प्रॉपर्टी है, एक बॉडी के मोशन की प्रॉपर्टी है। अब इसी बॉडी के बार बार मोशन की तो हम बात कर रहे हैं, बट मोशन को यूजुअली डिफाइन कौन करता है? मोमेंटम। मोशन के बारे में जो हम एक एक्सप्रेशन जानते हैं, मतलब मोशन को अगर आपको एक्सप्रेशन से डिनोट करना है या लिखना है आपको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आप सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के वजह से ही लिख पाओगे। ठीक, तो इनर्शिया तो हो गया हमारा, इनर्शिया क्या होता है ये हो, उस पर हम तो बाद में आएंगे, ये तो इनर्शिया की बात हो गई। ठीक, तो अब आते हैं लीनियर मोमेंटम पे। तो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेन जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अगर आप जोर से भाग के जा रहे हो,
ठीक है, और नर्सरी के बच्चे से भिड़ गए, तो नर्सरी के बच्चे को तो बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी, आपको तो नहीं आएगी, ठीक। बट नर्सरी का बच्चा अगर आपसे आके भिड़ जाए तो अब उसको तो भले चोट आ जाए लेकिन आपको तो नहीं चोट आएगी। तो ये जो है ये होता है हमारा मोमेंटम, यानी कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है, आपका मोमेंटम ज़्यादा है वहाँ पे। कैसे पता लगा? क्योंकि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है किसी भी बॉडी के मास पे और उसकी वेलोसिटी पे, ठीक है। तो मास और उसके वेलोसिटी पे क्योंकि वो डिपेंड करती है, तो अब ये हो गया हमारा। अगर हम मोमेंटम की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। अगर हम मोमेंटम का डेफिनेशन लिखना चाहें, मोमेंटम क्या होती है? सो द इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, इट इज द क्वांटिटी। देखो मोशन की मोशन को अगर हम क्वांटिटेटिवली प्रेजेंट करना चाहें तो हम मोमेंटम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, quantity of motion of a body possessed possessed by the body। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज represented by the product of mass and velocity of that body। मतलब जिस बॉडी की हम बात करें ऑब्वियसली उसी की, ठीक। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? और मोमेंटम को डिनोट किससे किया जाता है मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब लोग उसको नोट कर सकते हो। ओके, जो जितनी बातें मैंने बोली है ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स में वो सारी होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स विद हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बना सकते हो या फिर रेफरेंस बुक से भी बना सकते हो। और रेफरेंस बुक ले लेना, बहुत उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। तो क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पूरा 11th इज मैकेनिक्स, तो उसमें जितने ज़्यादा आप रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आप फिजिक्स को और अच्छे तरीके से जान पाओगे। तो वो आपको हेल्पफुल होगा क्लास 12th में भी, क्योंकि क्लास 12th में जाते समय बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास 11th के यूज़ होते हैं। तो यू हैव टू लर्न एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम पहले पढ़ रहे हैं। ओके, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब भाई ये अब आप पूछ रहे हो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम पे आ जाएगा ऊपर डैश, पी पे ऊपर डैश आ जाएगा बिकॉज ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे क्या मास वेक्टर होता है? ना ना भाई, मास वेक्टर नहीं होता, वेट वेक्टर होता है बट मास वेक्टर नहीं होता। तो आपका मास जो है उस पर तो नहीं, बट वेलोसिटी पे वेक्टर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में आप लिख लेना। इज इट क्लियर? तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो तो आप लोग निकाल ही लोगे बहुत अच्छे से, आई नो। चलो, अब पहला केस हम पढ़ते हैं मोमेंटम के लिए। पहला केस क्या है? दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, दोनों का मास m के बराबर हो, बट वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। कितने कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ऐसा जैसे कि सपोज कर लो केस वन, इसमें हम केस वन जो देखने जा रहे हैं, केस नंबर वन क्या है कि टू बॉडी आर मूविंग विथ वेलोसिटी v1 and v2, v1 and v2 and having same mass कैपिटल M, ठीक। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है,
किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? सिंपल है, क्या करेंगे? लेट P1 स्टैंड्स फॉर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, जो की जगह M V1 एंड और P2 क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा हमारा M, ऑब्वियसली मास सेम है, इनटू V2। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब आप बताओ इन दोनों के प्रोडक्ट में किसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा? जो कि हमें पता है कि मतलब ये पहले से, अगर हम एज्यूम करें सपोज कि V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो क्या होगा? तब हमारा जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो होगा कि जो हमारा मोमेंटम है P1 विल बी ग्रेटर होगा P2 से, एज सिंपल एज दैट। और इसी तरह अगर हम वाइस वर्सा भी कर दें तो भी हमारा कंक्लूजन सेम ही आएगा। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, केस 1। ठीक, अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या कर रहे हैं, अब की बार हम वेलोसिटी को सेम रखेंगे और मास को चेंज करेंगे। ठीक, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को सेव कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम सेम रख रहे हैं, मास को चेंज कर रहे हैं। तो केस 2 क्या हो जाएगा हमारा, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा इसमें, बस ये लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी इज सेम, दो बॉडी की ऑब्वियसली, मास इज डिफरेंट। अब आप जानते हो जिसका अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया, सो क्लियर हो जाएगा ना कि p1 इज ग्रेटर देन p2। तो बच्चों वाली चीज़ें ये तो ऑलरेडी आपने क्लास 9th में देखी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या होगा अगर हमारा, क्या कहते हैं ना, अगर हमारा लीनियर मोमेंटम इक्वल हुआ, कोई भी दो बॉडी है उसका अगर लीनियर मोमेंटम इक्वल हो, और ऑब्वियसली कोई भी दो बॉडी है, केस थर्ड देख लेते हैं हम, केस थर्ड है, केस थर्ड क्या कह रहा है कि इफ P1 इक्वल्स टू P2, यानी कि मोमेंटम सेम है, तो क्या होगा, मास बॉडी 1 का हो जाएगा m1 और वेलोसिटी है v1। ठीक है, एंड दूसरे बॉडी का m2 और वेलोसिटी v2। चारों अलग अलग है, डजेंट मैटर, बट प्रोडक्ट दोनों का इक्वल आ रहा है। देन वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, देन m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, है ना, ये होगा इक्वल। तो यहाँ से एक आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है, इसको आप इक्वेशन कुछ भी ऐसा अपने से नाम दे सकते हो, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ओके, तो ये बात होगी हमारे मोमेंटम के बारे में, जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे, क्योंकि ये हम आगे रोटेशनल भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, बट रोटेशन का केस आ जाएगा उसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह आ जाता है, तो डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब हमने जान लिया इनर्शिया के बारे में, हमने जान लिया मोमेंटम के बारे में, अब हम जानते हैं फोर्स के बारे में, वो भी हमने जान लिया। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 3 लॉ होते हैं न्यूटन के। बहुत ही मतलब साइंस दिमाग में आता है, सबसे पहली चीज आती है न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स में, है ना, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन थे, 3 लॉ ऑफ मोशन थे, और इन्हीं लॉ ऑफ मोशन से आधी मैकेनिक्स सॉल्व हो जाती है, आधी क्या पूरी ही मैकेनिक्स सॉल्व हो जाती है, रोटेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो। ओके, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि हम जो चीज़ देख पा रहे हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स, जो चीज़ हम नहीं देख पाते उसके बारे में स्टडी होती है, वो हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 11th में आप पूरा का पूरा पढ़ने वाले हो वही। ओके, तो अभी तो चल रहा है आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, फर्स्ट लॉ मोशन क्या कहता था, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और या फिर स्टेट ऑफ मोशन until and unless it is compelled by some external force। मतलब कि कोई भी बॉडी वो मोशन में रहेगी तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, वही इनर्शिया वाली चीज। बट
इसमें फोर्स इंक्लूड हो जाता है कि जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक, जब फोर्स लग गया तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अब इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आता है? सेकंड लॉ जो आपने पहले पढ़ा होगा वो थोड़ा डिफरेंट रहा होगा, बट यहाँ पे सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो मैं सारे लॉ को अगर यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा हमने फर्स्ट लॉ। ठीक है, उसको वर्ड्स में लिखते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी विल स्टेज इन मोशन, या फिर एवरी बॉडी, लिख देते हैं थोड़ा सा, एवरी बॉडी, every body continues in its state of rest, continues in its state of rest, you in its state of rest or of uniform motion, और देखो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, याद रखना, और यूनिफॉर्म मोशन, और in uniform motion in a straight line unless in a straight line unless an external force, unless it is compelled by, it is compelled by some external force, external force, unless it is compelled by some external force to change that state, to change that state। तो ये डेफिनेशन आई है आपके एनसीईआरटी से, तो डेफिनेशन को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, उसकी मीनिंग हम समझ चुके हैं। सेकंड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ की बात कर ले। अब फर्स्ट लॉ तो सेम है, सेकंड लॉ में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें है द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum, the rate of change of linear momentum of a body, linear momentum, momentum और linear momentum एक ही बात है, ठीक है, of a body, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the, is directly proportional to the, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब आपको जानते ही हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force and the change to the applied force, applied force and the change that takes place, and the change that takes place, the change that takes place in the direction of, in the direction of motion। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हो इस चीज को? पढ़ो उसको अच्छे से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की जगह अगर हम अप्लाइड फोर्स लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है ये? The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change take place in the direction of applied force, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में मोशन होगा उस बॉडी का। तो या तो आप चाहिए डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख लो या तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और थर्ड लॉ तो मुझे मतलब बोलना ही नहीं है, थर्ड लॉ तो एकदम सिंपल सी बात है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में तो आप लोग लड़ते झगड़ते भी होगे तो भी वो अप्लाई हो जाता है। थर्ड लॉ क्या कहता है?
To every action there is an equal opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. यानी कि अगर तुमने किसी को एक झापड़ मारा तो पलट के वो भी तुमको मार देगा एक झापड़. समझ रहे हो? दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सब सारे लॉज को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में. ठीक. तो अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें, ठीक है, तो ये लॉ पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई फोर्स उसको अप्लाई ना हो उस पर. बात सही. दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगे ना. तो रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है. रियल लाइफ में अगर हम यूनिफॉर्म मोशन में चले गए तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन रोकता जाता है हमारी गाड़ी को. हमारी गाड़ी को फ्रिक्शन रोकता जाता है. फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. फ्रिक्शन के बारे में भी नहीं पता तो आप क्लास 9 में जाइए फिर से पढ़िए. ओके. तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा बात कहता है डायरेक्शन की. अगर आपकी गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है, सपोज कर लो सारे हम फोर्सेस को हटा देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को, जा रही है, तो जब तक आप खुद से गाड़ी मोड़ोगे नहीं तो मुड़ेगी नहीं अपने आप, है ना. या तो रोड वैसी हो कि उसको मोड़ दे अपने आप, बट ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो बेसिकली क्या है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो हिले डुलेगा नहीं. ठीक है. तो ये बात तो क्लियर ही है. और फर्स्ट लॉ ही हमारा इनर्शिया को भी डिफाइन कर देता है कि हाँ यहाँ पे इनर्शिया भी फिट बैठता है. तो फर्स्ट लॉ से ही तो इनर्शिया निकल के आया है. इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जो है या वाइस वर्सा कह लो ना, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. अगर लॉ ऑफ इनर्शिया की आप बात करोगे तो फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है वो, और आपका जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है. समझ रहे हो बात को? अगर हम कुछ इलस्ट्रेशंस की बात कर लें, रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर लें, तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल बन जाएंगे. उसमें कोई एक तो है नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ एग्जांपल. आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, दौड़ रहे हो, किसी को एक लात मार दिया, सब एग्जांपल आ जाता है फर्स्ट लॉ में. ठीक है. तो छोड़ो अब उस पर क्या ही बात करना. सीधे सीधे मतलब फर्स्ट लॉ पे तो इतनी ही बात थी हमारी. अगर हम सेकंड लॉ पे आते हैं तो सेकंड लॉ थोड़ा सा समझने वाले ऊपर है. ठीक है. सेकंड लॉ थोड़ा सा हमें समझना होगा. सेकंड लॉ में बेसिकली हमें क्या चीज़ समझना होगा? देखो, सेकंड लॉ में समझना होगा कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर दिया. ठीक है. तो अभी तक जब हम रेट ऑफ चेंज की बात करते थे तो याद करो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बिल्कुल, वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? कुछ नहीं, अभी उसके बारे में जानना ही है हमको, हाई क्लासेस में वो तो टेंसर होता है. बाद में बहुत जब बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे. तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है. आखिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बनता है? क्या था हमारा लॉ? पढ़ो एक बार. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी कि अगर जितना ज़्यादा हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि हमारा लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा. ओके. तो ओके, हम क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. तो द लार्जर, जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चेंज होगा मोमेंटम में. ठीक है. तो क्योंकि चेंज मोमेंटम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी के, क्या होता है भाई? चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी के ना. भाई फोर्स के बराबर है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं है? और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी तो है एक्सेलरेशन, है कि नहीं है? तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन वेलोसिटी. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सेकेंड लॉ की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ये सब हटाऊंगा, इसको हटाते हैं. सेकेंड लॉ का डिस्कशन कर रहे हैं तो फ्रेश से लिखते हैं सेकेंड लॉ का डिस्कशन.
और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसको वीडियो को जब आप लोग देख रहे होगे साथ में या तो अपनी एनसीईआरटी खोल लेना या तो रेफरेंस बुक खोल के सामने पढ़ना, ठीक है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो बुक पे भी दिमाग जाएगा प्लस साथ में सुनते भी चलोगे। तो सेकेंड लॉ का डिस्कशन हमारा चल रहा है। तो सेकेंड लॉ में तो द हायर द applied force, higher will be the change in momentum। यही है ना, समझ रहे हो आप बात को? यहां से हमारे क्या निकल गया, यहां से हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the product of equal to the product of mass and change in velocity। समझ में आ गई ये बात? बहुत ही सिंपल भाई, फोर्स के बराबर है ना, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्लास 9th की चीज, इसलिए मैं कह रहा था क्लास 9 की चीज रिवाइज कर लो, क्योंकि उसको हम यूज करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, है ना। ओके, सो यहाँ से ये चीज हमें क्लियर है। आगे हम क्या कह सकते हैं? आगे हम क्या कह सकते हैं? आगे हम कह सकते हैं एंड the change in momentum is equal to the product of mass and change in velocity। और ये जो मास है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास तो चेंज होता नहीं है ना, है ना। क्या कह सकते हैं उसको, एंड मास इज कांस्टेंट, है कि नहीं? मास कांस्टेंट, उसमें तो कोई सोचने वाली दो बात ही नहीं है। मास हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आपके पास टाइम है, क्लास 9 की चीज़ों को रिकॉल कर लो एक बार। ओके, तो सिंस मास हमारा कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। दैट इज, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्लियर है? चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एक्सेलरेशन। ओके, सो तो हमारा जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इसी के अकॉर्डिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बोथ मास एंड एक्सेलरेशन, होता है ना। तो हमारा जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू बोथ मास एंड एक्सेलरेशन, ACCN शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं दोनों, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसको अगर हम वो यू नो उसमें लिखना चाहें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा लगाते हैं वैसे तो ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा पेन से लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो इसको मैं सिंपली अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद ये तो पहला चीज हो गया। दूसरी चीज, द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है, यानी कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उस डायरेक्शन में ये चेंज होता है, ठीक है। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स उसको मोशन में ले आएगी, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो जो फोर्स होगा वो उसको मोशन में ले आएगा उस बॉडी को, ठीक।
तो बॉडी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जब एक सर्टेन जो बॉडी है वो एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करने लगेगी, तो जो फोर्स है वो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा इस वेलोसिटी को। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है ना, और डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जो चेंज होता है मोमेंटम का वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो क्यों, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा मानो, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल ऐसे आ रही है और उस बॉल को ऐसे कस के जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन में और फोर्स दे दिया, तो बॉल की स्पीड तो बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो मोमेंटम भी बढ़ गया। और अगर कोई बॉल आ रही है और तुमने उसको अपोजिट से हल्का सा हाथ से रोकने की कोशिश करी, वो रुकी तो नहीं है लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई, तो उसका मोमेंटम भी कम हो गया, क्योंकि मोमेंटम तो एटलीस्ट डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, राइट। मास तो कांस्टेंट ही है, मास थोड़ी चेंज कर दोगे तुम। हाँ वो अलग बात है कि कोई बॉल अगर आ रही है उसको काट दिया आधे में, लेकिन ऐसा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, जो हमने अभी लिखा हुआ है उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। चलो एक डेरिवेशन करते हैं जिसमें कि हमारा फोर्स का डेरिवेशन हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहाँ से निकल के आया आपको अब पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा, देखो। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा चलो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है ना। चलो अब मैं कहता हूँ उसको डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये बदल जाएगा dp बाय dt इज इक्वल टू, अब मास क्योंकि कांस्टेंट होता है तो मास आ जाएगा बाहर डिफरेंशिएशन के, बचेगा क्या अंदर, dv बाय dt। ओके, अब क्या ये कुछ देखा देखा लग रहा है, dv बाय dt क्या लिखते हैं उसको हम, क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलो। मास इंटू dv बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। क्या होता है वो, एक्सेलरेशन होता है ना, कैपिटल है तो नहीं स्मॉल है, तो यहाँ से क्या निकल गया, और dp बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जैसे कि हमें दिखा था फोर्स के बराबर होता है वो, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गई, m इंटू ए, हो गया ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो क्लास 9th में बस पढ़ लिया था, लेकिन निकला कहाँ से, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव होकर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आप पढ़ते थे क्लास 9th में वो रिजल्ट रहता था, यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से हुई उसकी वो पढ़ते हैं 11th में, इसलिए हम कहते हैं ना उस चीज़ को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, एंड इट इज़ राइट ऑल्सो, है ना। तो देखो ये तो ठीक है, ये तो यहाँ से मास इनटू एक्सेलरेशन निकल के तो आ गया हमारा, बट और हम क्या जानते हैं, और हम हमने अब ये देखा था ना अकॉर्डिंग टू, ये तो निकल के आ गया एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, इसको तो आप साइड में रख दो, अभी उसको हटा दो, ऐसा कर दो, अभी फोर्स को मत ही लिखो, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आपका जो एक कहते हैं ना हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है, rate of change of momentum is directly proportional to this, directly proportional to the applied force, यही कहता है ना वो। तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम ये लिख सकते हैं, देखो इसको तो यहाँ पे लिख के हमने अभी के लिए इसको साइड में कर दो कि चलो ये तो हमने अभी निकाला, ठीक, इसको हटा दो साइड में। अब आते हैं उसके और थोड़ा सा आगे, है ना, इतना निकाल के हमने रख दिया, एफ इजिकल टू एम ए कहाँ से आया था वो मैंने बता दिया, एक ब्रीफ एक आइडिया था, उसको दिमाग में भी रखे रहना, अभी वहां तक भी हम पहुंचेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या है, इसको टू की स्पेलिंग सही कर लो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, भाई यही तो पढ़ा था हमने, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, भाई यही पढ़ा था हमने, और कुछ तो ऐसा पढ़ा नहीं था अलग सा, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
जो अप्लाइड फोर्स को अगर हम एफ वेक्टर लिख लें, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं भाई, कि अल्टीमेटली वेक्टर है ना, तो एफ वेक्टर, एफ के ऊपर वेक्टर लगा लेने चाहिए आप लोग, मैंने नहीं लगाया। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं, तो उसको प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन कैसे ही लिखूँ मैं, तो प्रोपोर्शनल को मैं ऐसे प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ आप लोग, बट सिंबल बनाना वो प्रोपोर्शनल वाला, अल्फा वाला जो सिंबल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं ना, डीपी डी टी, इज इट क्लियर? ओके, और पी पे वेक्टर रहेगा, ये बात को भी ध्यान देना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर निकाला डीपी डी टी इज इक्वल टू ये, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ तक हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ के क्या लिख सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ये मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई प्रोपोर्शनल चल रहा है अभी, इक्वल टू नहीं आया, ठीक है। इक्वल टू लाने के लिए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट एम और ए, यू नो दैट व्हाट इज ए, इज एक्सेलरेशन, एम इज मास, ए पे एक्स, एक से ए पे वेक्टर आएगा, एफ पे वेक्टर है, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो वेक्टर आएगा नहीं। तो जो यूनिट है एम का, एक्सेलरेशन का और फोर्स का, उसको ऐसा चूज किया गया दैट ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है ये इक्वल हो गया 1 के, ठीक है। तो यहां से निकल के आया हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यूनिट ऐसी चूज करी गई मास की, एक्सेलरेशन की और फोर्स की, जिससे कि ये ऐसा हो जाए कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये इसकी वैल्यू 1 आ जाए कैसे भी, तभी वहां से हमको मास इनटू एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिला फोर्स का, ठीक है। तो आप जो बचपन में पढ़ते हो ना वो सारे डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, बट वो रिजल्ट आया कहाँ से, उसको हम 11th-12th में, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड स्टडी करते हो, सब्जेक्ट वो स्टडी करते हो जो आपने चूज किया है, तो उसके एक स्पेशलाइज्ड स्टडी होती है जो कि आप यहाँ पे करने वाले हो। ओके, तो दैट्स हाउ वी स्टडी दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स इन क्लास 11th, ठीक है, मैकेनिक्स। सो सपोज अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाए, a इज इक्वल टू 1 हो जाए, f इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना भाई। अगर आपका सपोज सपोज आपका जो f है ये 1 हो जाए, m भी 1 हो जाए और साथ में a भी 1 हो जाए, तो आपका k क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो आप, कॉमा तो नहीं लगाएंगे, देन k हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। तो बस ऐसे ही यहाँ से k की वैल्यू 1 हो गई है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे वेक्टर, वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर लगाऊंगा तो आप लोग को कुछ ऐसा दिखेगा नहीं क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, बट आप लोग लगा लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को सुनते हुए ध्यान से लगा लेना। ओके, क्या फोर्स स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये आपको तो पता ही है फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो बिल्कुल क्या होता है वो आपको पता ही है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, सीजीएस में क्या होती है वो भी आपको पता है, एमकेएस में क्या होती है वो भी आपको पता है, ऐसा यूनिट क्या होती है वो भी आपको पता है, तो डजेंट मैटर, मुझे ये सब चीज़ तो बताना नहीं हो आपको। ओके, अगर हम और आगे बढ़ जाएं तो बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर लें तो, अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर लें, इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में, बिल्कुल ऐसा कंपोनेंट फॉर्म में लिखते थे। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब कि अगर हमको एफ लिखना होगा ऐसा, सपोज कर लो, अगर हमको इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। बेटा क्लास 9 से तो ऊपर उठोगे ही उठोगे, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट फॉर्म नई चीज़ आ जाती है जो कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्लास 11 में। इट इज़ नथिंग बट जो आपने अभी मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स में पढ़ा है वो यही सारी चीज़ें, इसीलिए वेक्टर को पहले पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अब वेक्टर के कॉन्सेप्ट आप पूरे के पूरे 11th में 12th में भी अप्लाई करने वाले हो। तो वेक्टर इज अ बेसिक बेसिक एक कहते हैं ना टॉपिक है, जिसको कि सीबीएसई बोर्ड ने 12th में डाला है मैथ्स के उसमें, जो कि उनको 11th में ही पढ़ा देना चाहिए था, बट क्योंकि अब ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट क्वाइट मेक सेंस अगर वो उसको 11th में ही पढ़ा दिया जाए वेक्टर को, ताकि ओके। तो बेसिकली मैथ्स वाले तो पढ़ते ही हैं, बट बायोलॉजी स्टूडेंट घबराओ नहीं, जितना ज़रूरत होगी उतना तो मैं बताते ही चलूँगा।
और अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ को आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखने को, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो हमें मोमेंटम को और एक्सेलरेशन को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर हम उसके मोमेंटम की बात करें तो पी वेक्टर किस तरह से लिख सकते हैं हम, लाइक पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। और एक्सेलरेशन को लिखना हो तो उसको भी लिख देंगे। एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, इट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। ठीक है, अब इसको आप अपने से लिख सकते हो यार, इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखते हैं हम, है ना, ऐसा लिखते हैं ना इसको। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। तो f वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी, ये होता है f वेक्टर इज इक्वल टू। अगर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m इंटू यू नो a, m इंटू a लिख सकते हैं ना, a वेक्टर। हाँ, पहले की इक्वेशन से मैच कर लो तो समझ में आ जाएगा कैसे लिखा। चलो इसको और आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में, एफ एक्स आई कैप प्लस, कैप लगाना मत भूलना, ठीक है, मैं नहीं लगा सकता ड्यू टू टेक्निकल इशू, बट आप लोग लगाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज, है ना। देखो अगर मुझे ऐसे बनाना होता तो आई कैन ऑल्सो मेक स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर भी बना दूँ, बट ऐसे जैसे कि बोर्ड पे हम लिखते हैं मैं वैसा चाहता हूँ कि वैसा आपका एनवायरनमेंट बने, को माहौल वैसा बने। सो एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, राइट, इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ ऐसा ही आएगा, वेक्टर कहाँ लगना है कहाँ नहीं तो आप बखूबी जान चुके हो। तो ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। और इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग, अगर हमको इस फॉर्म में पूरा लिखना होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा चीज़ और बीच में डालना चाहते हैं, डी पी बाई डी टी है ना, तो डी लगाते हैं, डी, और ब्रैकेट में अपॉन में डी टी तो आ जाएगा वो तो, चलो ठीक है, बात की बात है। इसको लिखते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस, स्मॉल पी हो गया तो उसको कैपिटल पी बना देते हैं, प्लस पी जेड के कैप, ये हो गया ऐसा, अपॉन में डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऊपर वाली इक्वेशन। तो ये मिलकर यहाँ पे ऐसा बन जाता है। तो हम अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट को इक्वेट करें जैसा कि हम मोशन इन अ प्लेन में किया था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू, आप लोग को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा डी डी पी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू एम ए एक्स, मैक्स दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है, मतलब ए और फिर नीचे छोटा सा एक्स है, ये एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट है। ओके, इसी तरीके से एफ वाई आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा डी पी वाई बाय डी टी एंड इज इक्वल्स टू एम ए वाई एम, ठीक है। इसी तरीके से जेड वाला भी मिल जाएगा, इसी तरीके से एफ जेड, ये आप लोग खुद से लिख लेना, एफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा। सो यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट मतलब इससे हमें डिफरेंट क्या मिला, कंपोनेंट को अलग अलग से लिखने से हमको मिला क्या, तो ये कंपोनेंट ये बताएंगे कि कौन सा फोर्स किस कंपोनेंट में नहीं है, जीरो है या फिर लग रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल
फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट का, मतलब एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट काम कर रहा है, वाई और जेड कंपोनेंट नहीं काम कर रहा है, वो जीरो है, तो उसको हम नहीं लेके चलेंगे। बट कभी 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 ऐसा होता है कि फोर्स हमारा एक एंगुलर पे लगता है, तो उस केस में हमारा दो कंपोनेंट निकल के आते हैं, तो वहां पे ये चीज हमारी यूज हो जाएगी। सो ओके, तो इसी तरीके से नाउ ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। ओके, तो वेल अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सेकेंड लॉ के। तो इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, ये इनर्शियल मास वगैरह क्या है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको करेंगे, मतलब बहुत ही छोटा है, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद फिर हम इम्पल्स के बारे में जानेंगे। इम्पल्स एक नई चीज़ है, उसको आप जानोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है कोई दो मास पे, m1 और m2 सपोज कर लो। ठीक है, सपोज कर लो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शियल कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास हम पढ़ने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। ठीक है, इनर्शियल मास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास आखिर ये है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। तो सपोज कर लो कि कोई दो मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है कोई दो मास बॉडी पे। सपोज कर लो एक फोर्स F है। ठीक है, सपोज कर लो, सपोज F force is acting individually। ठीक है, acting individually या फिर independently, acting independently on mass m1 and m2। ठीक है, दो मास पे एक्ट कर रहा है, दोनों मास आपस से अलग हैं, इक्वल नहीं है, और क्योंकि फोर्स एक्ट किया तो वो इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो लिख सकते हैं हम प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन a1 एंड a2। ठीक, तो कहाँ a1 हुआ कहाँ a2 हुआ इसको तो बोलने की जरूरत होगी नहीं, ये तो तुम लोग जानते ही हो। एंड वेरी गुड, नाउ अब हम कुछ और थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ आप क्या लिख सकते हो कि क्योंकि फोर्स सेम एक्ट कर रहा है दोनों पे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि पहले पे जो फोर्स हो रहा होगा दैट इज इक्वल टू m1 इंटू a1, राइट, और दूसरे पे भी एफ फोर्स ही एक्ट कर रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m2 a2 के। ये चीज़ एकदम क्लियर होगी तुम लोगों को कैसे मैंने सेम कर दिया, क्योंकि सेम फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स का मामला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो दोनों के केस में तो यही होगा फॉर्मूला। तो ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि फोर्स इक्वल है। ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा a1 अपॉन a2, ये जो a1 अपॉन a2 है ये किसके बराबर हो गया, a1 a2 से m2 अपॉन m1 के, m2 अपॉन m1 के। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। ठीक, तो मतलब ऐसा समझो कि अगर m2 छोटा हुआ m1 से तो a2 बड़ा होना चाहिए a1 से। ठीक है, सो इफ m2 is less than m1, if कहते हैं ना if m2 is less than m1, तो बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 या फिर a2 must be greater than a1, a2 must be greater than a1। ठीक है, स्मॉल ले लेते हैं, मतलब स्मॉल ले लेते हैं, तो मैंने कैपिटल ले लिया, डजेंट मैटर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक्सेलेरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इज इट क्लियर। ओके, तो ये बात तो बहुत ही अच्छे से क्लियर है ना, यानी कि एक जो फोर्स है वो लार्जर एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका कि मास हायर है, नहीं, इसका मास कम है। तो जिसका बॉडी का मास कम है उसमें एक्सेलरेशन लार्ज प्रोड्यूस हो रहा है,
ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दूसरा वाला। तो ये बात ही बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हो गई। तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है। सो इसी से हम क्या कह सकते हैं, द मास ऑफ अ बॉडी गिव्स अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस और द अपोजिशन टू अ गिवन फोर्स, ठीक है, जो कि उसका वेलोसिटी को चेंज कर देती है। देखो यहाँ से क्या चीज क्लियर हुई हमें कि जो फोर्स दिया गया इस बॉडी में, वो लार्जर एक्सेलेरेशन किस में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका कि उस बॉडी में कर रहा है जिसका कि मास लोअर है, मास कम है। जिस अगर मास कम है तो लार्जर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर सेम फोर्स की हम बात लगा रहे हैं। यानी कि ऐसा समझो, नर्सरी का बच्चा खड़ा है और एक 12th का बच्चा खड़ा है, यानी कि सीनियर मोस्ट कोई भी क्लास का बच्चा खड़ा है, दोनों को सेम फोर्स से धक्का दिया जाए तो नर्सरी का बच्चा ज्यादा आगे जाएगा एज कम्पेयर टू बड़ा वाला बच्चा। वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो यहीं से इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इनर्शियल मास किसका ज्यादा है, बड़े वाले का। अब आप सोच रहे हो कि सर मास भी तो सिंपल ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मास तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे इनर्शियल मास की बात हो रही है। चलो ऐसा समझो कि मास इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जो कि आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े होगे क्लास 9th में, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे होगे क्लास 9th में, तो ये सारी चीजें आप पढ़े होगे, ठीक है। इस चांद में इसका बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल मास। ये जो चीज हुई ना, इसी फिनोमिना, इसकी वजह से जो मास में चेंज आया, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल मास, ठीक है। सो मास ऑफ अ बॉडी गिव्स अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस और द ऑपोजिशन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो, क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो। इट इज एन ऑपोजिशन टू द करंट, करंट के फ्लो को रोकता है रेजिस्टेंस। तो the mass of a body gives a measure of resistance or the opposition to a given force that tends to change its velocity. That is why यहाँ पे स्मॉल m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, नहीं कॉन्टेंट नहीं कर लेते, यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस मास इज इक्वल टू हो जाता है एफ अपॉन ए। और इसी मास को हम बोलते हैं इनर्शियल मास, इसी मास को हम बोलते हैं। इट इज नॉट डिफरेंट दैट नॉर्मल मास एक्चुअली, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स इट। और इसका कुछ वो नहीं, लेना देना नहीं है। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, तो किसी भी बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन आता है, वो हमेशा और हमेशा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इट्स एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी में अगर एक्सेलेरेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसी वजह से एक्सेलेरेशन आ रहा है। तो धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनते हुए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और एक अननोन फोर्स को जानेंगे, स्प्रिंग वाला अननोन फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, अननोन फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉज तो पता है ना आप लोग को, मतलब एक्सेलेरेशन किसी भी बॉडी में क्यों आती है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आती है। क्यों आती है, या तो उसकी देखो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, या तो उसकी स्पीड चेंज होती है, या तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, या तो स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों ही चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि बॉल, क्रिकेट पिच में क्रिकेट चल रहा है, बॉल आई, हमने बॉल तो मेरे तरफ आ रही थी, बट हमने ऐसा शॉट मारा कि बॉल अब दूसरी तरफ ही जा रही है और अलग ही स्पीड से जा रही है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन भी चेंज हो गया, स्पीड भी चेंज हो गया। बॉल आई, हम कैच करने जा रहे थे बट कैच नहीं कर पाए, हल्का सा बॉल को छू, नहीं फील्डिंग कर रहे थे, बॉल को हल्का सा हमने पकड़ नहीं पाया बॉल को, बट हल्का सा छू दिया बॉल को, तो बॉल की स्पीड कम हो गई, हमने बॉल की स्पीड कम कर दी। हमारे अब हम टेनिस खेल रहे थे, हम टेनिस खेल रहे थे, तो हमारे पास जैसे बॉल आ रही थी, मतलब ऐसे मतलब शटल कॉक आई, तो हमने उसको हल्का सा ऐसा डायरेक्शन चेंज कर दिया। समझ रहे हो आप बात को, स्पीड सेम है, ऐसा कुछ यही है जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो बाकी चलो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम कुछ क्वेश्चंस अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हमारे बुक में नहीं भी है तो आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इम्पल्स के बारे में, ठीक है बेटा। इम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देखेंगे थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आई होप अब तक तुम लोग क्लास 9th की जो भी चीज़ें हैं वो तो पढ़ ली होगे, नहीं भी पढ़ा तो अब पढ़ लो बेटा। अगर नहीं पढ़ने में आ रहा है तो बेटा फिर तो अब मैं क्या ही बोलूँ, कि बेटा साइंस लिए हो तो सीरियस हो जाओ। ओके, बाकी जो कुछ लोग ओवर स्मार्ट हैं तो वो ओवर स्मार्टनेस में रहें, रहें अपने ओवर स्मार्टनेस कहते हैं ना उसको, अपने अलग ही टशन में,
कि भाई हम ही हैं और तो कुछ नहीं है। तो रहो भाई, तुम ही और तो कुछ नहीं हो। प्रैक्टिकल में नंबर हम ही को देने लास्ट में, प्रैक्टिकल में भी अच्छे से परफॉर्म करना ही है। तो उसका प्रैक्टिकल अच्छा रहा वो उस हिसाब से नंबर मिलेगा, उसमें वाइवा भी पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा तमीज़ से पढ़ें। चलिए।